वह कार्यक्रम आज इसी सभागार में होगा। ये चलिए, अच्छा लगा आपको। उसका जो विषय है, नृत्य नाटिका है, लोक में शक्ति आराधन। इस पर एक 40 मिनट की नृत्य नाटिका यहाँ प्रस्तुत होगी, तो आप लोग उसका आनंद ले सकेंगे। और हमें लगता है कि उन सभी कार्यकर्ताओं को आपका स्नेहपूर्ण आशीष भी मिलेगा। अभी का जो सत्र है, कृषि और खाद्य की लोक परंपरा। मैं इस सत्र के संचालन के लिए आदरणीय प्रोफेसर B.K. कुठियाला जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर B.K. कुठियाला जी। प्रोफेसर B.K. कुठियाला जी, इस सत्र में जो हमारे वक्ता हैं, विद्वान वक्ता हैं, श्री पार्थसारथी तपलियाल जी, डॉक्टर B.R. कंबोज जी और श्री विष्णु मनोहर जी। आप सभी का स्वागत है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर आ गई, क्योंकि अब बट गए हम लोग, तो वो चेहरे नहीं दिख रहे जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता था। लेकिन ठीक है, आप में से भी कोई आएंगे तो होगा। मैं जयदीप जी को आमंत्रित करता हूं, जयदीप गुप्ता जी को, कि वे कृपया मंच पर पधारें और आज के जो सत्र संचालक हैं प्रोफेसर B.K. कुठियाला जी, उनका स्वागत करें। प्रोफेसर B.K. कुठियाला जी। साउंड मैं निवेदन करता हूं, संस्कार भारती के महाराष्ट्र प्रांत के महामंत्री यहाँ पर सतीश कुलकर्णी जी उपस्थित हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे हमारे आज के वक्ता श्री पार्थसारथी तपलियाल जी का सत्कार एवं स्वागत करें। हिमांशु, असम के अपने कार्यकर्ता हिमांशु जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप श्री डॉक्टर B.R. कंबोज जी का स्वागत करें। वो प्रोग्राम थोड़ा कवर करके ठीक है, तो करो। अब मैं निवेदन करता हूं रीलांजना तालुकदार मोहल्तों से कि वो मंच पर कृपया पधारें और श्री विष्णु मनोहर जी का स्वागत। वो भी खड़े होते हैं, विष्णु मनोहर जी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो तकनीकी कर्मचारी यहाँ के हैं, ये जो स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन हो रहा है, इसकी थोड़ा कंट्रास्ट ज़्यादा हो रहा है, उसको कम कर दीजिए। इसको थोड़ा कम कर दीजिए, आंखों को चुभ रहा है। थोड़ा सा करिए ब्राइटनेस और दोनों चीज़ों को मिला के। मैं प्रोफेसर B.K. कुठियाला जी से अब निवेदन करता हूं कि वे सत्र की कार्रवाई आरंभ करें।
भोजन के सत्र के बाद भोजन की बात करना कुछ तर्क संगत लगता है। हमारे इस सत्र के प्रस्तुत करने में हमने 3 विषयों को ध्यान में रख के किया है कि जैसे कि लोक मंथन की प्रक्रिया में मननशील और क्रियाशील ऐसे लोगों को एक साथ बिठाकर बात करना और लोक को समझना, और ये सत्र खाद्य और कृषि की भारतीय परंपराओं पर केंद्रित है। मेरा मन बहुत हो रहा है इस विषय पर बोलने को, परंतु हमारे 3 विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं और हमको लगता है उन्हीं को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को पर्याप्त समय देंगे तो हमें उनके विषयों में बात मिलेगी। हमारे बीच में विष्णु जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक आहार विशेषज्ञ हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में शेफ कहा जाता है। ये भारतीय आहार को, भारतीय भोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसको आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपकी विशेषज्ञता है। आप ने वैश्विक स्तर पर 8 रिकॉर्ड बनाए हैं। उनमें से 1-2 का मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमसे चर्चा करें कि कौन से रिकॉर्ड हैं, परंपराओं पर आधारित हैं। आपने इसी विषयों पर 52 पुस्तकें लिखी हैं और एमजी यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आप एक प्रोफेसर एमिरेटस के नाम के पद से वहाँ पर अपना जो विद्यार्थी हैं उनको भी अपनी कला से अनुग्रहित करते हैं। विष्णु जी नमस्कार, आपका स्वागत है। टुकड़ों में तालियां नहीं बजनी चाहिए। हमारे मननशील श्रेणी में आते हैं श्री पार्थसारथी थपलियाल जी। पार्थसारथी थपलियाल जी पारंपरिक ज्ञान परंपरा में पले बढ़े, अर्थात घर में शास्त्रों को पढ़ने का, समझने का एक वातावरण था, और बड़े होकर आप एक ब्रॉडकास्टर के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक कमेंटेटर है, रेडियो कमेंटेटर हैं, और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो से, आकाशवाणी से। और अभी आपने बताया कि जो मन की बात का जो पहला प्रोडक्शन था, शुरुआत के प्रोडक्शन थे, वो आपकी देखरेख में ही हुए थे। हम लोग पार्थसारथी जी को कंपल्सिव राइटर के रूप में जानते हैं। ये सुबह उठते हैं और 2 घंटे कुछ ना कुछ लिखते हैं और उसको प्रेषित कर देते हैं, और अगर हमने उनकी प्रेषित की सामग्री को 1-2 दिन प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो फोन करके भी पूछ लेते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान भारत की ज्ञान परंपरा को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने में रहा है। आपने, मुझे लगता है कि 1000 के करीब तो लेख लिखे हैं, पुस्तकों में आपका कंट्रीब्यूशन है। पार्थसारथी जी, आपका लोक मंथन में हम सब की ओर से स्वागत है। हमारे बीच में प्रक्रियाशील एक विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज
बलदेव राज कंबोज आज सुबह ही टर्की में एक MOU साइन करके सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंचे और अभी सीधा एयरपोर्ट से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका स्वागत है। आप जिसको कहा जाता है कृषि विशेषज्ञ हैं, और कृषि विशेषज्ञ में तो आपका विषय है एग्रो इकोनॉमिक्स, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो किसान है, जो खेत में काम करता है, उसके साथ प्राध्यापकों का और वैज्ञानिकों का संवाद बनाने में और उस संवाद से एक दूसरे को सीखने सिखाने में आपका बहुत योगदान रहा है। मित्रों, वर्तमान में प्रोफेसर कंबोज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति हैं। इसी के साथ साथ आपके पास जीजे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति का भी कार्यभार है। तो हमारे बीच में एकेडमिशियन, हमारे बीच में एक परफॉर्मर और हमारे बीच में एक थिंकर, और तीनों का विषय खाद्य और कृषि से संबंधित है। मैं अपने आप को रोक कर और विषय के बारे में कुछ ना बोल करके मैं पार्थ सारथी जी से आग्रह करूंगा कि 15 मिनट में अपनी बात यहाँ रखें। हमारी रचना ऐसे रहेगी कि तीनों वक्ता 15-15 मिनट अपनी बात रखेंगे, उसके बाद सब प्रश्न ले लिए जाएंगे। प्रश्नों का सामूहिक उत्तर आप 3-3, 4-4 मिनट में देंगे, और उसके बाद समय बचा तो हम और भी विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। पार्थ सारथी जी। असम की इस पावन धरती पर मैं आप लोगों के बीच अपने को पाकर धन्य महसूस करता हूं। देवी की कृपा है, यहाँ शक्ति वहां से मिलती है, मुझे भी वहीं से मिली है, अन्यथा मैं आपके सामने न होता। हम बात करते हैं परंपराओं की, तो परंपराएं क्या है? परंपराएं तो मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है कि जो भगवत गीता में जो है 3 अध्याय के 21वां श्लोक है, यद्यपि आचरति श्रेष्ठ तद्देवोत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो आचरण करते हैं, बाकी लोग उन्हें देखते हैं और उस पर जो है काम करने के लिए उद्यत होते हैं और बाद में उसको अपना लेते हैं। यही तो परंपरा है। तो परंपरा, कल यहाँ पर बात आई थी, एक पेड़ की तरह होती है, विकसित होता है, एक नदी की तरह होती है जो बहती है, प्रवाह है। तो परंपरा में प्रवाह तो है ही। क्यों? कि हम जिन लोगों से पहले से कुछ सीखे हैं, तो उन परंपराओं को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये वो प्रयास है जो कि समाज में एकता को स्थापित करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी जो बहुत अनुकूल हैं। वैदिक काल से हम ये देखते हैं कि चाहे हम चारों वेदों की बात कर लें या हम उपनिषदों की बात कर ले, तो जहाँ ईशावास्योपनिषद में जो है एक श्लोक है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा गृध्र कश्चित् धनम्। तो वहाँ पर हम जो है ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है। उस विद्यमान को हम जो है ढूंढने की कोशिश करें कि वो विद्यमान कहाँ पर है। कण कण में तो है, दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है।
लेकिन उसकी प्रकृति है, जो उसकी प्रकृति है वही एक परंपरा है, और उस परंपरा को हम जो है निर्वहन करते हैं। बहुत सी बातें हैं जो पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, मनुस्मृति में है कि हमें जीवन को कैसा जीना चाहिए, तो मुख्य बातें तो वहां से ही आई हैं। लेकिन लोक में आकर के वे किस तरह से अपना आकार लेती हैं, आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ जो 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में सब में कहीं ना कहीं खाने पीने की बातें हैं। आप ये देखेंगे जिसको गोद भराई कहते हैं या सीमंतोनयन कहते हैं, वहां पर जो है पत्नी को प्रसन्नचित्त रखने के लिए एक जो है एक फेस्टिवल कहिए या एक उत्सव कहिए घर में मनाया जाता है, और लोग जो है आते हैं, उनके लिए पकवान बनाए जाते हैं, और जो पति है वो अपनी पत्नी के जो है मांग को जो है बनाता है, और इस तरह से एक खुशहाली आती है, एक परंपरा है। देखिए, वो जो पत्नी गृहावस्था में है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो उसके लिए या उसको खुश रखने के लिए पति ये काम करता है। और बाकी भी जितने भी हमारे जो है वो हैं संस्कार हैं, मैं उस संस्कार की बात जरूर करूँगा जो आमतौर पर जो है व्यक्ति के मरने के बाद होता है, और ये सनातन परंपरा में है। कई लोग इस पर जो है मतज्ञ होंगे नहीं होंगे, जो ये कह देंगे कि जो है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो उनको ये बता देना है कि हम लोग जो है इंक्लूसिव में जीते हैं। हम जो है ये नहीं कि इस आदमी से मेरा वास्ता था इसलिए थोड़ी देर के लिए हो गया, जिससे हम मिले हैं उसे अनंत के लिए मिले हैं। और मैं अपनी बात कहूँ आपसे, मैं कई लोगों को जो है साल साल भर में भी कोई फ़ोन नहीं करता हूँ, लेकिन कभी ना कभी मैं उन सब नंबरों को देखता हूँ कि कहाँ मेरी बात नहीं बहुत दिनों से हुई है, और मैं जब उनको बात करता हूँ तो तब मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी एक जो है NK कृष्ण कुमार हैं, केरल के तिरुनेलवेली के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ 78 में थे और 83 से हम लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। लेकिन जब एक दिन मैंने NK कृष्ण कुमार को फ़ोन किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई जो है NK तुम्हारे जो है ये जो पत्ते में केले के पत्ते में खाना खाते हैं भाई, तो इसके जो है परंपरा बताओ। आप ये देखिए कि और ओणम का समय हो तब तो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो वो जो केले का पत्ता होता है उसमें वो भोजन जब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं कई बार साउथ गया हूँ, मुझे नहीं आया, मैं अपनी कमजोरी बता दूँ, मुझे भोजन करना नहीं आया उस तरह से। तो मैं जैसे तैसे करके स्ट्रीट फूड्स कुछ खा लेता था, लेकिन वो जो है केले के पत्ते में खाना मुझे जो है नहीं आ सका। तो ये है कि उसमें जो है आप ये देखेंगे कि जो है 10 तरह की चीज़ें उस पत्ते में रखी जाती हैं, और उनको रखने का भी एक तरीका होता है। केला जो है, केले का पत्ता वो बिछा दिया, जिधर नुकीला पोर्शन होता है वो जो है बाईं तरफ होना चाहिए, और फिर उसमें जो सब्जियां हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब एक एक करके रखते चले जाएंगे, और सबसे बाद में जो है चावल आएंगे। चावल भी 2-3 तरह के होंगे, फिर उसमें रसम भी होगा। तो वो जो है भोजन करने की एक जो है वो वहाँ साउथ के जो है सभी राज्यों में वो है, खाने की एक परंपरा है। हमारे यहाँ अगर हम वैदिक परंपरा से देखें तो ये हमें पढ़ने में आता है कि साहब ऐसे है कि आदमी जब खेती करता है तो खेती में अगर आप जो है गेहूं या जौ की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है पहले 4 इंच का जो पौधा है वो धरती का होता है, और जो ऊपर बाल से नीचे के बाल बोले बाली बोले जिसे फल बोलते हैं, तो उसके जो बीच वाला हिस्सा है पशुओं के लिए है। जो उस बीज में से अन्न निकलेगा उसका जो है पहली एक मुट्ठी जो है धरती को क्षेत्रपाल बोलते हैं,
जो लोग ग्रामीण परंपराओं से हैं, उन्हें मालूम है कि खेतों में आमतौर पर छोटे छोटे स्थान बना लिए जाते हैं और उसी को जो है क्षेत्रपाल कह देते हैं। उससे जो है किसान अपनी खेती शुरू करने से पहले ये सब पूजा करता है कि मेरी अच्छी खेती हो, अच्छी कामना के साथ में काम करता है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ ये है कि जब खलिहान से जो है वो आ गया तो पहली रोटी गाय की, तो दूसरी रोटी यानी पहली रोटी का मतलब जो निकालते हैं, हमारे यहाँ तो जो है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ ये बता दूं कि जो है पुराणों में लिखा है कि जिस घर में कोई अतिथि नहीं आता, अतिथि भोजन नहीं करता है, उस व्यक्ति का जीना ही बेकार है, स्वार्थवश जी रहा है। कोई शहर में उसको एक दो आदमी भी जानने वाले नहीं। मित्रता कब बनती है? मित्रता तब बनती है जब हम ये देखते हैं कि हमारा आपस में कोई संबंध भी है। तो ये चीजें हैं। और जो हमारे जो अनाज हैं या खाद्य हैं, उनमें जो है आप ये देखेंगे कि 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है भक्षण वाला, जिसको चबा करके खाते हैं, जैसे दाल भात रोटी सब्जी आदि है ना। और एक है पेय, पानी दूध छाछ। प्राशय, निगलने वाला, जैसे दही खिचड़ी दलिया। और चौथा है लेह। तो लेह में क्या है? शहद है, लापसी है, राबड़ी है आदि। और 5वां है चौस्य, चूस कर खाने वाला। ये 5 ही प्रकार हैं लेने के। अब इसको जो है हम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारे अंदर एक ईश्वर है, जिसको कहते हैं कि सब हर पिंड में जो है भगवान है। तो अगर पिंड में भगवान है तो उसको भी तो भोजन चाहिए। तो उसको जो है सात्विक तरीके से भोजन करवाया जाना चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति से नहीं। तो हमारे भोजन में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो तामसी प्रवृत्ति की हों। और गीता में जो है तामसी, राजसी और सात्विक भोजन की बहुत बड़ी व्याख्याएं और व्यवस्थाएं बताई हुई हैं। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। और भोजन जो है, जो मैं बता रहा था कि जो है भोजन की पहली रोटी जो है गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। बीच में जो है वृद्ध को, उसके बाद फिर वृद्ध के बाद है बाल, फिर बाल के बाद बाकी सब। और जो है आपने महिलाओं को देखा होगा, अब तो जो है वैसे वाले चूल्हे आ गए हैं, तो जो पता नहीं अब तो डालने का नहीं तो जो है जब वो अपना परात को समेटती है तो उसमें से जो है एक चुटकी आटा जो है चूल्हे में डालती थी। अब कहाँ डालेंगे? तो स्थितियाँ बदल गई हैं, परंपराएं बदल गई हैं। तो ये है गीता में जो है इसीलिए कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो दुखों का नाश करने वाला जो आहार है वो हमें करना चाहिए। तो अगर ये नहीं हम करते हैं तो तरह तरह की व्याधियाँ हमारे पास आती हैं। और इसके लिए हमें क्या, 5 प्राण होते हैं। और उन 5 प्राणों की रक्षा के लिए हम भोजन करते हैं। उदान, समान, व्यान और प्राण। तो ये जो है हमारे जो पंच प्राण हैं उनको जीवित, कोई जो है उदान, अपान जो है जो दूषित प्रदूषित चीजें उनको बाहर निकालता है, ये वायु करती है। समान, जो हमने जो भोजन किया है, जो रस लिया है, तो उस रस को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाना उसका काम है। प्राण, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जिससे हमारे फेफड़ों को मिलती है। और समान में तो जो है वो बांट ही दिया। तो हाँ, एक उदाहरण में है कि वो जो है ना शरीर को मजबूत रखने का काम करता है। तो ये 5 प्रकार के प्राण जो है
हमें मिलते हैं उनकी रक्षा करने की हमें आवश्यकता होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो है भोजन जो है समय से करना चाहिए, और सुबह का भोजन जो है राजा जैसे करना चाहिए। सुबह का खाना जो है राजकुमार जैसा करना चाहिए, और दिन का खाना जो है राजा की तरह, और शाम का खाना भिखारी की तरह। मतलब रात को जब भोजन करें तो जो बिल्कुल थोड़ा सा करना चाहिए, पेट को जो है बहुत ज़्यादा देना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है मैं समापन की ओर ही बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उन चर्चाओं को भी करना चाहता था कि भोजन की जो खाद्य परंपराएं हैं उनमें जो है कुछ श्लोक बोले जाते हैं। आप जब भोजन करते हैं, और आपने देखा होगा जो कुलीन ब्राह्मण हैं वे अक्सर कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, और इस तरह के नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीष्णो द्योहो समवर्ततः पद्भ्याम, या और भी इस तरह की है ना। तो हम जो है इन परंपराओं को भूल रहे हैं, और उस कारण क्या हो रहा है कि हमारे जीवन की जो सात्विकता है वो जो है दूर हो रही है। और ये सात्विकता हमें जो है जैन संप्रदाय से सीखनी चाहिए, जहां आज भी जो है ये होता है कि सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं, और जैन लोग अपने साथ में जो है कुछ ऐसा भोजन नहीं करते जो कि कंदमूल वाला हो। क्यों? क्योंकि कंदमूल जो है वहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है, तो इसलिए उसमें जीव विद्यमान है, उनका ये मानना है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सन्यासी हैं और करपात्री महाराज, जो कि मतलब केवल हाथ में दे दिया, और वही जो है एक हाथ में जितना मिल गया वो खा लिया, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। जैन साधुओं में क्या होता है? जैन साधुओं में जो है वो जो है जो शाम को जो है निकलते हैं, और उनका शिष्य जो जाएगा भिक्षा के लिए, तो वो पहले जिस घर में जाता है वहाँ ये देख लेता है कि घर में खाना कितना बना हुआ है। अगर हमारे खाने की उससे डिमांड से उनके भोजन में कमी आती है तो वो नहीं लेंगे, वो ये पक्का तय कर लेते हैं कि ऐसा है। तो मेरा जो है 15 मिनट का समय हो गया है, और वादे वादे जायते तत्वबोध, ये बातें हैं, बातों का क्या बहुत बड़ी बातें हैं। तो हमें इन बातों को जो है देखने समझने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से अपनी खाद्य परंपराओं को बेहतर रखें, करें, और इसके बारे में प्रचार करें। आधुनिक जो है जो आपके स्ट्रीट फूड है, तो वो आपको कहीं का नहीं रख रहा है। पेट की तमाम व्याधियां जो है उससे शुरू हो गई हैं, और हम केवल जो है फार्मेसी और जो है मेडिकल डिपार्टमेंट वालों को जो है मजबूत कर रहे हैं, अपने को नहीं। तो ये है कि हम इस प्रार्थना के साथ में कि हम अच्छा खाएं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। पार्थसारथी जी ने जो शास्त्रों में भोजन के बारे में और थोड़ा सा खेती के बारे में जो सीख दी है उसके बारे में बात की, और ऐसा लगता है कि समय और होता तो आपका ज्ञान हमें और मिलता। अब मैं आग्रह करूँगा विष्णु जी से, जो कि एक परफॉर्मर है, एक खाना बनाने के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने भारतीय भोजन परंपरा को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत किया, और उसकी जो सात्विकता है उसको रखते हुए आपने विश्व में अपना भी स्थान बनाया और भारत के भोजन को भी एक सम्मान का स्थान दिलाया है। विष्णु जी को
नमस्कार। नमस्कार। मुझे लगा खाना खा के आए सभी लोग तो नमस्कार में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो भी सकती है क्योंकि खाना इतना अच्छा है यहाँ का, शायद नींद आ सकती बाद में। आदरणीय मंच पर पधारे सभी महानुभाव और सामने बैठे, जिससे देखिए कि हम खाना खाते हैं, प्रकृति का नियम है। भूख लगती इसलिए हम खाना खाते हैं, ये प्रकृति है। भूख नहीं है फिर भी हम खाना खाते हैं, ये विकृति है। और हमें भूख लगी है फिर भी हम दूसरों को देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और इसी संस्कृति में से आप सभी लोग आए यहाँ पर इस पावन भूमि में, आपका सभी का स्वागत। अब मेरा जो विषय है, मैं खाना बनाता हूँ और अभी भाई साहब ने जो जिक्र किया, तो पारंपरिक खाना मेरा विषय है और वो कैसे शुरू हुआ वो भी बताता हूँ मैं। आज से तकरीबन 2003 की बात है, मेरे पास एक टेलीविज़न शो करने आया। टेलीविज़न शो ETV का था, जो कि उस समय रीजनल चैनल था, फ्री टू एयर था। और मेरा शो जो है वो गांव-गांव में जाने वाला था। तो मैंने कहा कि यदि गांव खेड़े की महिलाएं मेरा शो देखती, मेरा खाना देखती है, तो मैंने कौन से टाइप का खाना देना चाहिए, सिखाना चाहिए। आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कुछ तो भी मैंने कुछ सॉसेस बताऊं, कुछ ऐसे चीज़ें बताऊं जो गांव में मिले ना। तो इसलिए मैंने पारंपरिक खाने के ऊपर अभ्यास किया और फिर वो खाना मैंने सिखाना शुरू किया। जैसे मैंने खाना सिखाना शुरू किया तो मैं उसके प्रेम में आ गया, परंपरा के प्रेम में आ गया। और वही फिर मेरा सब्जेक्ट भी बना, विषय भी बना और उसी को लेकर मैं आगे चलने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे हुआ कि परंपरा के साथ साथ नए बच्चों को, नए लोगों को भी ये हमारा खाना पसंद आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हिंदुस्तानी खाना है, सात्विक खाना है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने भी कहा कि हमारे हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया अच्छा खाना हिंदुस्तानी सात्विक खाना। और फिर उसी से प्रभावित होकर मैंने हमारा जो खाना था उसको, जैसे अब जलगांव कई लोग गए होंगे महाराष्ट्र में, जो जलगांव का भरीत जो है, बैगन का भरता, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उसे और प्रसिद्ध करने के लिए जब मैं विदेश में जाता हूँ और देखता हूँ कि बैगन की अलग अलग कोई रेसिपीज़ हैं जो इंटरनेशनली चलती हैं। बाबा गनोश एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, दुबई की। बैगन भूंजते हैं, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालते हैं, नमक डालते हैं और मैंने देखा कि सारे एयरपोर्ट में बाबा गनोश है, पर मेरा भरता क्यों नहीं है बैगन का। तो इसलिए फिर हमने ठान लिया, हमने फिर एक बहुत बड़ी कढ़ाई बनाई, 10 फीट बाय 10 फीट की कढ़ाई थी, 1500 किलो वजन था उसका, उठाने के लिए क्रेन लगती थी। और वो कढ़ाई लेकर हम पहुँचे जलगांव, और जलगांव में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 4500 किलो का भरता एक ही कढ़ाई में बनाया, आज से तकरीबन 4 साल पहले। उसके बाद खिचड़ी जो है बेसिक स्टेपल फूड है हिंदुस्तानी खाने का, तो उसको ग्लोबली मान्यता मिले कि हिंदुस्तानी खाना क्या होता है। और उसको लेकर, वो कढ़ाई को लेकर मैं गया दिल्ली। हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हैं, विनय जी, उन्हें पता है। दिल्ली जंतर मंतर मैदान में मैंने तकरीबन 7000 किलो की खिचड़ी बनाई, जिसका नाम था समरसता खिचड़ी। जगह जगह से दाल चावल इकट्ठा करके उसका भी एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और बाद में शाकाहारी भोजन को अच्छी मान्यता मिले, उसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए मैंने 54 घंटे नॉन स्टॉप कुकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया लगातार, जिसमें सारी रेसिपीज, जो सारी व्यंजन थे, सारे शाकाहारी थे। और ऐसा करते गया, चलते गया, और चलते चलते 52 किताबें जो लिखी, उसमें भी सारा ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी रेसिपीज़ हैं। परंपरा की बात कहें तो अभी भाई साहब ने काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया कि केले के पत्ते का। तो
उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो भोजन है, केले के पत्ते में या तो थाली में हम लेते तो राइट हैंड जो है तो उसमें सारी सब्जियां होती, एक दाल सब्जी होती, कोई फल भाजी होती, कोई उसळ होती, इस टाइप का, और लेफ्ट हैंड में सारी चटनियां होती। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे मराठी में कहते हैं कि डावा तरी उजवा, डावा मीन्स थोड़ा सा लेफ्टी फिर भी राइट है, क्योंकि लेफ्टी की जो चटनियां होती तो वो थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, जो कि राइट वालों को लाइन पे ला ले। जैसे कोई एक सब्जी है उसमें कुछ नमक ज़्यादा कम है तो लेफ्ट वालों को लेके उसको हम उसकी टेस्ट बढ़ा देते हैं। तो लेफ्ट में क्यों है? क्योंकि हम राइट हाथ से खाना खाते, तो खाना खाते खाते यदि ये हाथ इतना दूर चला जाए तो हमें चटनी या तीखा जो ज़्यादा लगे, इसलिए राइट में जो सब्जी हमें इजीली मिलती है उससे खाना खाए। नमक जो है सबसे सेंटर में होता है, बीच में होता है, तो एक तरीका होता है खाना परोसने का, तो इसे कहीं तो भी शास्त्र का जोड़ है। लेफ्ट हैंड में ही पानी का गिलास होता, क्यों? क्योंकि हम झूठे हाथ से पानी ना पिए, इसलिए ये सारा शास्त्र है और ये परंपरा से चलते आ रहा है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब मैंने ध्यान दिया कि हमारे जो पुरानी माँ की हाथ की बनी रेसिपीज है वो यदि मैं बच्चों में देना चाहूँ तो मैंने क्या करना है मैंने क्या किया कि जैसे हम यूएसए में मैं झुनका भाकर बेचता हूँ। झुनका भाकर जानते हैं सभी? कितने लोग जानते हैं झुनका भाकर? नहीं जानते थे हम ज़्यादा। ये हमारी व्यवस्था है कि हिंदुस्तानी खाना हिंदुस्तानी लोगों को ही नहीं मालूम, और हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसी बात है, खानदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, अलग अलग खाने की संस्कृतियां हैं और एक दूसरे का खाना नहीं पता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया पहले अपना खाना तो समझ लो, बाद में विदेशी खाने की तरफ जाओ। विदेशी खाना बुरा है ऐसा नहीं, पर विदेशी खाना ब्रेड, बटर, बिस्किट, मांस में खत्म हो जाता, हमारा वहाँ से शुरू होता है। इतनी सारी विविधता है, आपको बताने में मुझे अच्छा लगेगा। एक मैं खाद्य कोश बना रहा हूँ अभी, उसमें 22,000 रेसिपीज हैं, 22,000 रेसिपीज केवल हिंदुस्तान की, और अभी भी उसमें काम शुरू है। 8 साल से लिख रहा हूँ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। हर साल कहता हूँ मैं, 2 प्रण होते हैं हर साल मेरे, कहते हैं ना साल के पहले प्रण करते हैं कि मैं इस साल क्या करूँगा। मैं हर साल ये प्रण करता हूँ कि मेरा वजन कम करूँगा और ये खाद्य कोश कंप्लीट करूँगा, पर दोनों काम अब तक हुए नहीं, कोशिश जारी है। तो वो जब विदेश में मैं ले गया तो मैंने क्या किया कि विदेश में पीटा ब्रेड होती है, पीटा ब्रेड, ठीक है, छोटी सी ब्रेड होती है, उसको बीच से काटते हैं और ऐसे पूरी को जैसे बीच से काट ले, फुली हुई पूरी को, तो बीच में जो गैप होती है उसमें कुछ कुछ भर के वो खिलाते हैं। मैंने हमारी भाकर जो है, जवार की भाकर मिलेट्स में आती है। अभी मोदी जी ने भी कहा है कि मिलेट्स को प्रसार और प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, कैसी भी ज़मीन पे लगती है। भाई साहब इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, और ये मिलेट्स को बढ़ावा देना हमारा काम है। तो मैं जवारी की भाकर या बाजरे की भाकर छोटी बनाना, उसको बीच से काटना, बीच में हरी चटनी लगाना, उसके बाद में एक प्याज की स्लाइस लगाकर उसमें झुनका बोले तो बेसन का बना हुआ एक सब्जी टाइप, जिसमें खट्टा मीठा नमकीन सभी चीज़ें होती है, अदरक लहसुन के साथ बनाते हैं। आप कभी मध्य भारत नागपुर में आएंगे तो मैं आपको खिलाऊंगा जरूर। तो वो भर के उसको मैंने रैप किया, उसके ऊपर एक टमाटर का फूल लगाया और हमारे सैंडविचेस के साथ रख दिया, जो ब्रेड के सैंडविचेस होते उसके साथ में, और उसको नाम दिया इंडियन कॉटेज सैंडविच। और ये हमने अमेरिका में प्रयोग किया, सक्सेसफुल हुआ। रेगुलर ब्रेड के सैंडविच से ज़्यादा वो सैंडविचेस खाने लगे लोग। दूसरा एक प्रयोग मैंने किया कि जैसे कोंकण में बड़े अच्छे लोग होते हैं, कोंकण की कष्टालु जैसे कष्ट करते हैं, और एक ही बर्तन में दोनों खाना, माने जैसे दाल चावल होता, इन फॉर्म ऑफ दाल चावल, जैसे चावल तो होता ही है, उसके साथ बनाते हैं बेसन या पिठला। तो वो एक ही बर्तन में जब बनाते हैं तो क्या करते हैं कि 80% चावल पकने के बाद उसके ऊपर ये बेसन वाला जो घोल है वो डाल देते, ढाक देते उसको, और 20% जब चावल पकता है उसके साथ साथ ये
दूसरा पिठला भी पक जाता है और उसको फिर एक साथ मिला के खाते हैं। अब ये जब मैं अमेरिका बेचने गया तो मैंने बोला ऐसा यदि मैं करूँगा तो वो चीज़ बेची नहीं जाएगी, लेंगे नहीं लोग। मैंने उसकी हिस्ट्री बनाई कि भैया ये कहाँ से आया है, इसका महत्व क्या है, इसमें कैलोरीज क्या है, क्या क्या है, ये सारा लिख के हस्तलिखित जैसा उसका एक किताब बनाया। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो लोग हैं उनको किसी पदार्थ के पीछे कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी दिए तो वो पदार्थ उनको अच्छा लगता है, उसको उसकी अभ्यास करके फिर खाते हैं। तो फिर कोई आता है बेसन भाता से पिठला, नाम भी वैसे ही दिया मैंने, और एक छोटी किताब बनाई। किताब पहले उसके सामने रखी जाती और वो उसे पढ़कर देता है। फिर हम जाते कि जिस बर्तन में हम बनाते हैं वो तांबे पीतल का बर्तन होता जिसमें से ठोके लगे हुए थे पीतल के बर्तन में, और वो बर्तन ले जाते हैं, हम उसे बताते कि इसमें आपका खाना बनेगा। वो खुश हो जाता है कि चलो भाई, क्योंकि वहां तो कोई हमारे लिए अभी खाना बना रहा, ये संस्कृति नहीं है। वहां पर फ्रिज में रखा हुआ खाना 6-6 महीने से रखा हुआ खाना गर्म करके देना, ये संस्कृति है। एक छोटा एक और उदाहरण देता हूं मैं कि वहां पे लोग टाइम के बड़े पाबंदे होते हैं और हमारा रेस्टोरेंट जो है 11:30 बजे खुलता है। एक बार कोई आदमी आए नहीं तो मैं खुद खाना बना रहा था अंदर, एक सज्जन बाहर बैठे थे और लेट हो रहा था। मैं 2 बार उनको जाके बताया तो बोले आप तकलीफ मत करो, माने ऐसे मत करो, सॉरी मत कहो, मुझे ये भावना बहुत अच्छी लग रही कि कोई मेरे लिए खाना बना रहा है और मैं उसे खाने वाला हूँ। तो ये एक उदाहरण है। तो ये हमने जब बर्तन हम ले जाते हैं उनके लिए, उनको कहते हैं कि भैया 11 मिनट चावल पकने को लगता है, 11 मिनट इसमें लगेंगे और आपको ये खाना जो है, आपका फूड जो है 12-14 मिनट में मिलेगा। उसके बाद में हम जब ये खाना बनाते हैं फिर उसके पीछे ये खाना पहले ले जाता भाता और पिठला, उसके पीछे फिर एक तड़का जाता है, गरम तड़का, जो उसके ऊपर डालने के बाद उसकी एक ऐसे आवाज़ आती है और उसके पीछे पापड़ वगैरह सब ये ले जाके जब पूरा उसका टेबल भरता है तो वो खुश होता है। और ये भाता और पिठला जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कहूँ हिंदी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में 100-150 से ज़्यादा नहीं है, वो भाता और पिठला 1500 में वहाँ पे जाता है, बेचा जाता है। 1 नूर आदमी 10 नूर कपड़ा। ऐसा है कि हमारे खाने को हम ही ज़्यादा कितना महत्व देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझेगा। बर्तन की जहाँ बात आई, परंपरा में पारंपरिक खाने में बर्तन चलते थे, पीतल के, तांबे के, लोहे के, ये सारे बर्तन होते थे और उसी में खाना पकाना चाहिए। आप मेरे यदि शोज देखेंगे तो आप देखेंगे मैं तांबे का इस्तेमाल करता हूँ, कॉपर का इस्तेमाल, पीतल का इस्तेमाल करता हूँ, लोहे का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये सब भूमि पात्र हैं, भूमि से निकले हुए हैं और उसमें मिनरल्स जो हमें शरीर के आवश्यक है वो मिलते हैं। और हम आप उसी को भूल गए, नॉनस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हमेशा उसका प्रचार करता हूँ। मैं बर्तन नहीं बेचता पर इसका प्रचार जरूर करता हूँ और मैं कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ से घर जाए तो पुराने बर्तन बेचो मत, उसी में खाना बनाओ। उसी में खाना बनाते बनाते वो मिनरल्स हमारे पेट में जाते हैं, उसको एक स्वाद अलग से आता है। कथील जो होता है जिससे हम कढ़ाई करते हैं, कथील भी हमारे पेट में जाना चाहिए। और ये सारा भूमि से निकला हुआ, मिट्टी से निकला हुआ। जब हम मिट्टी की बात आई तो मिट्टी के बर्तन में जब हम दही जमाते हैं तो उसमें क्या है, दूध, दही और मिट्टी, ये जब तीनों का एक साथ मिलन होता है तो एक अलग टाइप का बैक्टीरिया तैयार होता है और वो बैक्टीरिया उस दही को एक अलग स्वाद देता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनाओ, बढ़िया खाना बनाओ और जितने खाना बनाते समय आप खुश रहोगे, मन को अच्छा रखोगे तो खाना उतना अच्छा बनेगा। गुस्से में आप कोई यदि खाना बनाओ तो खाना अच्छा नहीं बनता। कोई एक बात आती है कि टाइम है मेरे पास ना, 5 मिनट है, खत्म करता हूँ 5 मिनट में। कोई एक बात ऐसी है कि भैया इस परंपरा में पारंपरिक खाने को आगे बढ़ाते समय आप क्या करते हो, तो रेसिपीज तो ऐसे बन जाती है, एक्सीडेंटली रेसिपीज बन जाती हैं। तो एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ, बाद में मैं धन्यवाद कहता हूँ आपको। कि जैसे वो भाकर वाला किस्सा बताया मैंने, झुनका भाकर वाला, वैसे घर घर में जब हम हमारी जॉइंट फैमिली 15-16 लोग साथ में हैं, 3-4 बच्चे, उनका टिफिन बनता है। टिफिन जब बनता था सुबह तो उसमें कभी इडली बनती थी, कभी सैंडविचेस बनते थे, कभी डोसे बनते थे। और सुबह सुबह जब खाने की महक आती है, खुशबू आती है, तो मेरे जैसे
आदमी की जिह्वा तो ललचाती है, और मैं उसमें का एक पीस खाने का बड़ा मन करता है। और वो पीस जब मैं खाता हूँ तो लिमिटेड होता है, मम्मी लोग बनाती है डब्बे के हिसाब से, उसमें से यदि मेरे जैसा आदमी एक पीस खा ले तो एक पीस का हाथ भी बड़ा है, 2 पीस आ जाते थे। तो वो बड़ी चिल्लाती थी। तो मैं एक बार वहाँ पर सैंडविचेस बने पड़े थे, नीचे बैटर पड़ा था इडली का, और इडली का बैटर पड़ा था। मैंने सैंडविच का टुकड़ा उठाया, वो पीछे से आवाज़ आई। पीछे से आवाज़ आई तो ऑब्वियसली डर के मारे वो सैंडविच का टुकड़ा गिर गया इडली की घोल में। और वो कहने लगी, मैंने कहा था आपको कि आप इनके बच्चों के डब्बे में से मत लो खाना, आप क्यों लेते हो? बोला नहीं, मैं नई रेसिपी बना रहा हूँ। ये तो पहला झूठ हो गया। उसको ये करने के लिए तुरंत विचार शुरू हो गए कि इसका क्या करूं। मैं बोला आप एक सफ़ेद कपड़ा ले आइए, मैं बढ़िया रेसिपी आपको दे रहा हूँ। और कुछ नहीं, पूरा प्लानिंग तो हो गया था दिमाग में। सफ़ेद कपड़ा आया, उसमें वो सैंडविच का टुकड़ा जो था वो अच्छे से इडली के घोल में मैंने डुबाया। डुबाने के बाद उसको कपड़े में रखा, लपेटा, स्टीम किया, बाहर निकाला, बीच से काटा, बढ़िया ब्रैडली तैयार हो गई। ब्रेड और इडली का संकर तैयार हो गया बढ़िया। वो ऊपर से इडली का परत, नीचे बीच में सैंडविच, हरी चटनी लगी हुई, और ऊपर से मैंने अमूल का बटर डाल दिया, और ये ब्रैडली का रूप प्राप्त हुआ उसे, और बाद में ब्रैडली रूप से जाने लगा। तो ये जब ब्रैडली बन तो गई, उसे बेचे कैसे? किसी एक सेमिनार में मैं ऐसे बड़े अफसर के साथ बैठा था, जब नापास से थे, और मैंने कहा कि भैया रेगुलर ये तो रेसिपीज है, उसके साथ आप ब्रैडली रख लो। तो बोले ब्रैडली क्या होती है? तो मैंने ऐसे, ब्रैडली नहीं मालूम आपको? चीज तो मेरी बेचना, ब्रैडली नहीं मालूम आपको? तो बोले हाँ कहीं सुनी है। कैसे सुनेगा यार, कल तो उसका जन्म हुआ। तो मैंने उनको समझाया कि भैया ब्रैडली ऐसी होती। बाद में उनके नीचे के ऑफिसर आए और वो कहने लगे कि भैया ये ऐसे आइटम है, ब्रैडली भी रखी है। बोले ब्रैडली? तो कहने लगे ब्रैडली नहीं मालूम आपको? बोले नहीं, हाँ सर मैंने खाई है, कभी एक बार ऐसे खाई है। तो ऐसे चीजें होती कि जो बेचने के लिए हमें ऐसे प्रयास करने पड़ते। और जाते जाते एक नामधारी जो है हमारे गिरधर जी, उनकी एक बहुत रश्मि रति की कविता है, उसके ऊपर मैंने कुछ 4 पंक्तियां बनाई, सुनाता हूं कि वर्षों तक जन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह अग्नि तेल पानी पत्थर, व्यंजन आए कुछ और निकल। सह धूप तेल पानी पत्थर, व्यंजन आए कुछ और निकल, एक ही व्यंजन से ना कुछ होता है, देखे आगे क्या होता है। एक ही व्यंजन से ना कुछ होता है, देखे आगे क्या होता है। स्वनेन्द्रियों को जगाने के लिए अन्न का परब्रह्म है, बताने को विष्णु जी आए हैं, अन्नपूर्णा को साथ ले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया। बातें करने के लिए बहुत है। नागपुर आइए कभी, संघ भूमि है, मध्य भारत है, आपको खाना भी खिलाऊंगा और बातें भी करूंगा। थैंक यू सर। आप सबके मन में कुछ जिज्ञासा, प्रश्न या कोई टिप्पणी आ रही होगी, कृपया उसको तैयार रखिए। अगली प्रस्तुति के बाद हम प्रश्नों को लेंगे। और विष्णु जी ने सिद्ध किया कि किस प्रकार माताओं बहनों से सीखी हुई बातें जो पारंपरिक रूप से परिवारों में चलती हैं, समाज में चलती हैं, उसको किस प्रकार से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो एक जुनून है रिकॉर्ड बनाने का, नया कुछ करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, दुर्घटना बस कुछ हो गया और उसी से रेसिपी बना ली, ऐसा जोश आप में है। धन्यवाद आपका। अब मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर कंबोज जी से कि कृषि के विषय में हमारा जो परंपराएं हैं और जो आधुनिक है, आधुनिकता की जो मांग है, उसको किस प्रकार से एकेडमिक स्तर पर और प्रयोगशाला के स्तर पर और उसके बाद जो किसानों के साथ जो संवाद है उसके स्तर पर आप किस प्रकार से कर रहे हैं और इसका भविष्य क्या देखते हैं। प्रोफेसर कंबोज जी। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रबुद्धजन, बंधुओं, भगिनियों,
मेरा सौभाग्य कि मैं भी इस अति सुंदर पावन धरती पर उपस्थित भी हूँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा भी हूँ। आदरणीय प्रोफेसर कुठियाला जी ने कहा कि भारतीय कृषि उसका आधुनिक स्वरूप और जो हमारे किसानों का योगदान है उसमें जो लोक परंपराएं हैं उनको हम किस प्रकार से देखते हैं, इस विषय पे आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। कृषि यूँ तो भारतवर्ष में सबसे पहले यदि हम बात करें जो है वो यहीं से पैदा हुआ था। होर्डियम वुल्गेर के नाम से उसका जाना जाता था, जो हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। और भारत के निवासी आर्य कृषि कार्य से पूर्णतः परिचित थे। यह वैदिक सहायता से स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऋग्वेद और अर्थवेद में भी की संबंधी अनेक रचनाएं हैं जिनमें कृषि उपकरणों का उल्लेख, कृषि विद्या का परिचय ऋग्वेद में क्षेत्रपति, सीता और सुनासिर को लक्ष्य कर रच गई एक ऋचा है जिसके वैदिक कार्यों के ज्ञान का बोध होता है। और आज भी इसमें कोई दो राहें नहीं कि बहुत विकास हुआ है कृषि का। हम स्वावलंबन की तरफ बढ़े और चाहे हरित क्रांति हो, पीली क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो या फिर आज हम नीली क्रांति की बात करते हैं, इनमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। और उसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या अन्य हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनका भी अहम योगदान रहा, क्योंकि हमें अनाज की आवश्यकता थी, उसमें हम आत्मनिर्भर भी हुए। और जो प्राचीन काल में अकाल की मार, भूखमरी की मार हम पे पड़ी, उसके लिए आवश्यक था कि कृषि में हमें आगे बढ़ना था, नए बीजों के साथ, नई तकनीकों के साथ। और ऐसा हुआ। और आज भी भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते 51% के आसपास जो आबादी है वो परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं हम सब लोग। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं लोक परंपराओं से जुड़ा है। किस प्रकार से हम यदि प्राचीन काल की बात करें कि उनका महत्व क्या है, कि इसमें लोक परंपरा में हम यदि लोक का साधारण भाषा में जनमानस की हम बात करते हैं और परंपरा का अर्थ किसी रीति अनुसार एक विशेष तरीके से किया जाए और वह रीति एक पद्धति के रूप में स्वीकार कर ली जाए, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए कृषि रेव महालक्ष्मी की बात भी कही जाती है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इन सब जो भी कृषि में कार्य होता था उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हम दोहराते भी थे और बाद में वो एक परंपरा का रूप ले लेती थी। क्योंकि जब हम सभ्यता की बात करें तो नदियों के किनारे यदि कृषि होती थी तो उसका कारण था कि वहाँ पे जो आवश्यक चीज़ें थी वो हमें मिल पाती थी। एक दो उदाहरण में देने के बाद आपको कृषि में एक बार्टर प्रणाली होती थी, बांटने की प्रणाली, जिसने कहीं ना कहीं सहकारिता को योगदान भी दिया। उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी कि समाज में, गांव के अंदर जब कृषि का कार्य किया जाता था तो आपस में यदि
संसाधन एक किसी किसान के पास नहीं होते थे तो गांव में हर व्यक्ति को कार्य देने के लिए यदि कोई लोहार जाति से संबंध रखता था तो औजारों का कार्य करता। यदि उसके पास जमीन जिसके पास वो किसान के पास होती थी, बीज कहीं से लाता था और आपस में मिल बांट के उस खेती को करते थे। और क्योंकि उसको धन के रूप में कुछ चीज वापस नहीं दी जाती थी, बल्कि जो उससे पैदा होता था उसी का कुछ हिस्सा सब में बांट दिया जाता था। यानी कि उस किसान को, जिसको आज हम देवता का दर्जा इसलिए नहीं देते क्योंकि वो किसान अपने घर में बाद में लेके जाता था, उसमें जितने भी सम्मिलित लोग थे उनका हिस्सा पहले उनको देता था। और यही थी हमारी लोक परंपरा। और यहीं से हम दया भाव की बात करते हैं, किसी के उत्थान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये परंपराएं इसलिए आवश्यक भी हैं, इनका अपने आप में महत्व भी है। इसी प्रकार से यदि मैं दूसरी घटना की बात करूं कि जैसे कोई भी कार्य गन्ने की बिजाई करनी होती थी तो निश्चित रूप से उसमें काफी कार्य रहता है कि गन्ने की कटाई है, फिर उसको काटना है, फिर उसको जमीन में डालना है। तो ये सब कार्य वो दूसरे अपने पड़ोसियों की मदद से लेके इस कार्य को करते थे। और कहीं ना कहीं इसी को हम समझौता या बंटवारे का बात कहा जाता था, बटाई पे हम कहते थे इसको कि आपस में। और जब उस दूसरे किसान को कोई कार्य करना होता था तो जो उसके पड़ोसी किसान थे वो उसकी मदद करते थे। इस प्रकार से आपस में इस समझौता कृषि के तहत ही हमने सहकारिता की प्रथम कड़ी को पाया है। इस प्रकार से जो सबसे अहम चीज कृषि के अंदर वो बीज को माना जाता है। और बीज को जमाने के लिए वो जमेगा, उसका जमाव होगा या नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसके लिए कुछ पारंपरिक चीजें थी और वो त्योहारों से भी जोड़ी गई। कि जो ही सर्दियों का मौसम आता था, जौ का बीज होता था, तो उसको वो क्या करते थे कि घड़े के पास मिट्टी लगाकर पानी उसके बीच में रहता था, उसमें जौ के बीज लगा दे। और वो यदि उग पाते थे तो वो उसको मानता था कि मेरा बीज ठीक ठाक है और उसकी वो बिजाई कर देता था। और यदि वो बीज वो नहीं उगता था तो वो अपने पड़ोसी से लेके उस बीज का प्रयोग करता था। ऐसा कार्य गुणवत्ता को देखना, बीज की क्वालिटी को देखना। इसी प्रकार से यदि उत्तरी भारत के अंदर दशहरे का त्योहार नवरात्रों में जौ को उगा के देखा ही जाता है मिट्टी में डाल के, और वो इसीलिए होता है कि हम जो बिजाई का समय है वो क्या हो, गेहूं का या रबी फसलों का, ऐसा उससे ही प्रतीत होता है। इस तरह की परंपराएं मौजूद थी और उनको बाद में वैज्ञानिक आधार दिया गया कि किस तापमान पर, किस नमी के अंदर इन चीजों को हम ग्रो करते हैं। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ बात है। इसी प्रकार से इनको फिर जोड़ा गया कि परंपरा के साथ, कि बीज यदि कोई किसी व्यक्ति से गांव में मांगता था तो वो बीज के लिए कभी किसी को मना नहीं करता था। और बीज के लिए मना नहीं करता था क्योंकि वो बीज जो था वो कल को अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था गांव की, उसको कभी भी। इसी प्रकार से प्रजनन की, पशुओं को पालना, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो गांव में एक कोई भी मेल हमारा पशु होता था उसको कभी डंडा मारना बहुत ही पाप होता था। उसकी सब सेवा करते थे और उसको जोड़ा गया था ताकि जो उससे संतान पैदा हो वो स्वस्थ हो, ठीक हो। और क्यों न हर व्यक्ति मेल पालने की बजाय केवल गांव में एक या दो ही मेल पशु रखते थे ताकि हमारी जो प्रोजनी है, संतानें हैं, वो हरिष्ट पुष्ट भी रहे और कम खर्च में हम अधिक पैदा कर सकें।
ऐसी बातें जो हैं उस समय पे बीज के साथ जोड़ी दे जाती थी। इसी प्रकार से गांव में रहने वाले वो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में ही उसके गन्ना है, गन्ने के बाद वो उसको बाद में गुड़ के रूप में परिवर्तित करता था, तो गांव में यदि कोई आसपास या गांव पड़ोस के गांव का, शहर का कोई व्यक्ति आएगा तो वहां से बड़े आराम से वो गुड़ खा लेता था। उसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता था, क्योंकि गांव के अंदर ऐसे जिनके पास इतने सक्षम नहीं थे, तब भी उसको वो चीज बड़े आराम से फ्री में मिल जाती थी। उसको बहुत शुभ माना जाता था। यानी कि हर व्यक्ति पे दया करना, वो भी समाज में जी सके अपनी, उसके साथ बिना किसी, यदि धन उसके अभाव है उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं दया के भाव को प्रकट करता है। ये हमारी संस्कृति में एक बहुत ही जुड़ी हुई बात है। इसी प्रकार से गांव के अंदर पानी के संरक्षण के लिए इस तरह के तालाब या जोहड़ रखे जाते थे, जिसके चारों तरफ जो थे बड़े बड़े पेड़ हम लगा के रखते थे, और गांव में जब भी भोजन बनता था उसका ही पानी यूज किया जाता था। उसको कोई गंदा नहीं करता था, उसमें कोई पशु पानी पिलाने के लिए नहीं जाता था। और स्वयं से भी ये सब बातें हमारी लोक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से त्योहारों पर पूजा और प्रसाद की परंपराएं, जैसे दशहरे पर गन्ने को उखाड़ कर चूसना शुरू करना, यानी कि जैसे गोवर्धन पूजा भी जब होती है कि शुगर कंटेंट को कैसे देखें कि गन्ना हम अब पिड़ाई के लायक है कि नहीं है। उसको गोवर्धन पूजा के समय पे उसकी पूजा की जाती थी, और तब उसी दिन, उससे पहले कभी गन्ने को कोई भी व्यक्ति चूसता नहीं था। वो तभी चूसता था कि वो मौसम से वो संबंधित था कि मीठा गन्ना हो गया है, तभी वो उसकी पिड़ाई करते थे। चीनी की मात्रा का उसी से पता लगता था। तो ये सब बातें, इसी प्रकार से चाहे धान की खील के प्रसाद की बात करें, या फिर हम शिवरात्रि पर आलू व बेर का प्रसाद चढ़ाने की बात करें, इत्यादि इत्यादि बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिनको हमने देखा है। आज हम पशुओं के अंदर क्वारंटाइन की बात करते हैं। आज हम जब कोविड-19 से घिरे तो हमने सामाजिक दूरी की बात की है। उस समय पे जितने भी पशु होते थे, उनको जब भी रोग हो जाता था तो उनको झुंड में खड़ा नहीं किया जाता था, बल्कि अलग रखा जाता था। और एक दिन पशु को भी छुट्टी मिले, उसलिए अमावस्या के दिन कभी हल नहीं जोता जाता था। यानी कि हमारी परंपराएं कितनी रिच हैं कि उनको हम निश्चित रूप से आज भी यदि देखें तो उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए जय जवान जय किसान की बात भी वहीं से निकल कर आई थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आज हमें आधुनिक कृषि में कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की जिंदगी में जरूरतों को पूरा करने के लिए रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग की तरफ भी हम बढ़े हैं। वो एक चिंता का विषय है। सौभाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार के द्वारा आज के दिन एक बहुत अच्छी बात प्राकृतिक कृषि की बात की गई है। ऐसी चीज़ों की तरफ हमें बढ़ने की बात की गई है कि जो हम पैदा करें वो जहर मुक्त हो। और इस तरह की कृषि की जब बात की जाएगी तो निश्चित रूप से आज जितनी भी बातें यहाँ पे हुई हैं, चाहे हम लोग परंपरा की बात करें, संस्कृति की बात करें, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से, चाहे अपना स्वास्थ्य है, चाहे भूमि का स्वास्थ्य है, चाहे हमारा वातावरण है, और चाहे हमारा जल है, इन सब के स्वास्थ्य के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और उसके लिए यदि हमें सोचना है तो हम सब लोगों का भी ये कर्तव्य है कि इस भोजन को हम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जैसा कभी बताया गया कि हमारे परंपराओं में ये भी शामिल था कि थाली में कोई भी चीज़ हमें फेंकनी नहीं है, उतना ही लेना है जितना खाना है। और यदि हम इसकी तरफ चलेंगे तो निश्चित रूप से आज के दिन जो जैविक कृषि की बात है उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों का बहुत ही आभारी हूँ
कि हम जब भी कृषि विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ पठन पाठन भी है, हमारे यहाँ अनुसंधान भी है और अनुसंधान के बाद विस्तार भी है, यानी कि कृषि विश्वविद्यालय का एक पूरा चक्र है। हम जो भी शोध करते हैं वो शोध हमारे किसान भाई जो हमें बताते हैं उसी के आधार पर करते हैं, और बाद में जब उसकी सिफारिश करते हैं तब ही किसान ही जब तक उसको ठीक से नहीं बताता है उसकी सिफारिश नहीं करते हैं। और अच्छी बात यह है कि कोई भी मशीन जब हम बनाते हैं, हमारी मशीन लैब में तो बढ़िया हो सकती है, लेकिन उसमें सुधार क्या होने चाहिए वो हमें किसान ही बताता है। और मैं एक एग्जाम्पल के साथ, मैं जब यमुनानगर में काम करता था, वहाँ के एक किसान है भगवान दास जी, हमारे निदेशक ने हमें एक धान लगाने की मशीन थी वो दे दी कि आप जाओ इस पे काम करो। अब हमें तो उसको पता ही नहीं था, मैंने कभी देखा भी नहीं था, तो मैंने भगवान दास जी को बुलाया। वो मैंने कहा कि भाई ये मशीन चलानी है हम लोगों को। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने पूरी उस मशीन को असेंबल करना, उसके बाद उसको चलाना, ये सब वहीं से हम लोगों ने सीखा। और उसमें जितने भी सुधार थे, लगभग 50 के आसपास सुधार उस मशीन में करने पड़े, तभी वो मशीन हमारे खेतों में कामयाब हो पाई। तो हमारे किसानों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और वो जो आज जैविक कृषि है, इसके भी अहम जितने भी अभी तक हमने शोध किए हैं उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हम सब लोग मिलकर ऐसा जरूर करें कि जितने भी अवशेष हैं, जो भी गलने वाला कूड़ा कचरा है, घर का वेस्ट है, रसोई का वेस्ट है, उसको बड़े आराम से हम दोबारा से एक अच्छी खाद में परिवर्तित करके अपने फूल पौधों के लिए, अपने पेड़ों के लिए, अपनी कृषि में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान होगा हम लोगों का जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ने का। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आज का ये जो सत्र है इसको भी एक नया बल मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, क्योंकि मेरा समय भी हो चुका है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत। एक अच्छी अनुभूति होती है जब हम ये पाते हैं कि एक वैज्ञानिक का विश्वास अपनी परंपराओं पर भी है और अपने किसान से सीखने के भी एक मनोवृत्ति है। धन्यवाद प्रोफेसर कंबोज जी। एक कुलपति ने अपने अनुभवों के आधार पर जो कृषि, आपको बता दूं कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान हरित क्रांति में रहा है। आप भी उसके प्रारंभिक काल में जब आप विद्यार्थी थे और प्रारंभ में अध्यापक थे, साइंटिस्ट थे, आपका भी योगदान रहा है। अब हम प्रश्न को या जिज्ञासा को या अपने कुछ टिप्पणी हो तो संक्षिप्त में हम ले सकते हैं। माइक दे दिए जाए। हाँ जी, माइक ले लीजिए। उसके बाद आप माइक लेने वाले आप बोलिए, जोर से बोल दीजिए। हाँ बोलिए। कि आपने बहुत सारी जानकारी दी। उस जानकारी में ये बात भी शामिल थी कि हमारी परंपराओं में बीजों का एक दूसरे को लेना देना एक बाहरी
परंपरा रही है कि उसके विकास की एक प्रक्रिया है। कृषि और खेत तो एक प्रयोगशाला है और किसान उसके वाहक हैं। बीज जाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन आज की चिंता हमें ये सता रही है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने बीजों पर जो अपना आधिपत्य कायम कर लिया है, क्या हमारे खेतों को वे पारंपरिक बीज आज मिल पा रहे हैं या आगे भी मिलते रहेंगे? यह एक व्यापार का केंद्र बन गया है जो हमारी परंपरा है और परंपरा वहाँ समाप्त हो रही है। ठीक, धन्यवाद। ये आप प्रश्न कर रहे हैं, माइक दीजिए। यहाँ एक बताया गया कि भोजन करते समय पानी का गिलास बाएं तरफ रहना चाहिए, तो फिर बाएं हाथ से पीना भी चाहिए पानी को, ताकि बायां हाथ झूठा ना माना जाए और बायां हाथ से पानी पिया ऐसा भी न लगे, इसलिए दाहिने हाथ का सपोर्ट लगाते हैं इसमें, इस प्रकार से। ठीक, तो ये वास्तविकता क्या है इसमें, ये एक समझना चाहूँगा। ठीक। दूसरा, विष्णु जी से एक आग्रह है मेरा कि अपना वजन कृपया कम न करें, ताकि एक फूड ब्रांड ऑफ इंडिया बन सके। दुबले पतले आदमी को देख के कोई खाना नहीं खाएगा। ठीक है। पीछे दीजिए, माइक पीछे दीजिए, आप माइक पीछे दीजिए। नेक्स्ट आप पिंक शर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अस्पेरी भौर हूँ। एनिमल न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत काम, थोड़ा माइक पास करें। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रिंसिपल साइंटिस्ट के हैसियत से नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन में भी थोड़ा बहुत काम किया है पिछले 8 साल। और नाउ अभी कल्याणी में, पश्चिम बंगाल में थोड़ा इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा हूँ। तो हम जो परंपरागत खाना जो इनके विषय है कंबोज जी के, और इसमें हिमाचल में हम चंबा एवं उधर देखा एक सुंदर, अभी ISBT उसका पेटेंट करना व उसको पास करना काम कर रहे हैं। उसमें धाम करके वहाँ पे हर एक जगह 7-8 प्रकार की दाल दिया जाता है। अब उसमें अभी देखिए इनका कमर्शियलाइज हुआ है, हमें खुशी है, लेकिन हमें एक चिंता है कि आप जितना प्रोडक्ट क्रॉप और फूड एंड फॉडर क्रॉप और फूड क्रॉप जो आप लेते हैं खाना बनाने के लिए, उसको कोई एनालिसिस जो उसमें कोई इंसेक्टिसाइड रेसिड्यू व अदर्स की जो रेसिड्यूज है जो हमारा एंटी न्यूट्रिशनल है, और वो कोई व्यवस्था है कि आपको कोई ऐसी कोई लेबोरेटरी व विश्लेषण करने का, उसके यूज़ करने के बाद जो फूड टेक्नोलॉजी का विषय है वो क्या आपके उसके अंदर शामिल है? ठीक, वो एक तो विषय है। नंबर 2, ये जो आपके थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा। अभी जो हम गांव में देखते हैं, जो पश्चिम बंगाल में भी आ गया, जो शुरू हुआ था पंजाब और हरियाणा से, जो क्रॉप को जलाया जाता है, खास तौर से पैडी व्हीट को, वो इधर भी शुरू हो गया। और इधर हम किसी विश्वविद्यालय में बड़ी तरफ रिसर्च तो करते हैं, लेकिन जब गांव में जाता हूँ तब देखता हूँ गोवाल घर में जो कैटल हाउस है वो खाली रहते हैं, कैटल कम हो जा रहा है। तो ये जो गोबर का डेफिशिएंसी है, गाय का डेफिशिएंसी है, अब इसमें दोनों तीनों चक्कर मिला हुआ है। इसमें तो मेरे ख्याल सोच होना चाहिए। काम तो हो रहा है ऑर्गेनिक में, लेकिन काम प्रैक्टिकली धरातल पर किसानों से जुड़े हुए काम बहुत ही कम है। ठीक है, धन्यवाद। आप इधर माइक दीजिए। नहीं, आपका पहले, फिर आपका, और लास्ट आप। इधर दीजिए, इधर दीजिए, सेकंड रो में, सेकंड रो। मेरा प्रश्न मुख्यतः कंबोज जी से और मंच संचालनकर्ता के नाते आपसे है।
हम खेती की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, तो लेकिन आज जो विकास का दौर चल रहा है और खेती सिमटती जा रही है, हमारे पास खेती के लायक जमीन कम है और इस विकास के दौर में हर साल लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण होती जा रही है। जब खेती ही नहीं होगा, बचेगा नहीं, तो विष्णु जी भोजन बनाएंगे कहाँ से, हम लोग खाएंगे कहाँ से? इस पर किसानों की गहरी चिंता है और हम दिनों दिन विस्थापित होते जा रहे हैं, तो हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? इस पर आप सबों से मेरा प्रश्न है, चिंतन है, आग्रह है, कुछ बताया जाए। मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्र, हरियाणा कैथल से आदरणीय कंबोज जी से मेरा एक प्रश्न है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि से जुड़े हुए जो सैकड़ों उद्योग हैं, उन उद्योगों की चर्चा हम नहीं करते। और मैं तो सच में उसको कृषि प्रधान देश नहीं, भारत कृषि उद्योग प्रधान देश है ऐसा कहना चाहिए। क्या कृषि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है जो हमारे सैकड़ों कृषि से जुड़े हुए उद्योग चलते थे, उन उद्योगों के बारे में लोगों को जानकारी हो और लोग कृषि प्रधान देश ना कह के भारत कृषि उद्योग प्रधान देश है, ऐसी कोई व्यवस्था शिक्षा के रूप में हम कृषि विश्वविद्यालय में करने की कुछ योजना है या कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आपका। मेरा आग्रह विष्णु जी से है, क्योंकि आपने जो खाद्य कुछ बनाया है तो उसी में मेरे ख्याल से सारा भारत जुड़े हुए सबका अब से रेसिपी डाला होगा। तो मेरा नाम है सत्येंद्र माधव मोहन, तो मैं असम का हूँ, तो मैं असमिया हूँ। तो मेरा ये आग्रह है कि आपने असमिया रेसिपी भी डालने का कोई आपका प्रयास है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ये मेरा विनती है कि आप उसको डालें, क्योंकि हम लोगों की काफ़ी डाइवर्सिटी है, वो मेरा विनती है। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। मैं प्रोफेसर कंबोज से आग्रह करूंगा कि अगले 3-4 मिनट में जो जो उनके मन में बात आ रही है प्रश्नों के आधार पर उसको समझें। मेरे पास पहला प्रश्न था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हीं के पास सारा कुछ चला गया है, क्या आप बीज ऐसे ही बनेंगे? तो इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ दूर करना चाहूँगा। देखिए, हमें आज के दिन थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। जितने भी हमारे बीज हैं, पारंपरिक हैं या विश्वविद्यालय से विकसित किए गए हैं, उनकी उत्पादन क्षमता भी, बीमारी कम लगना, सब कुछ ठीक ठाक है। फर्क बस इतना है कि वो बीज तो हमारे यहीं से लेता है, उसको नाम बदल के हाइब्रिड के नाम से बेच देता है। तो एक तो वहाँ हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि उनकी पैदावार भी ज़्यादा है, तो हम भी थोड़ा सचेत रहें। और उसके लिए हम किसान भाइयों से अब गांव में सीड विलेज बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि किसानों को बीज मिल सके। दूसरा, इसी दिशा के अंदर हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी प्राचीन या वाइल्ड जितनी भी स्पीसीज हैं, जो हमारी धरोहर है, उसकी हम जड़ें ले रहे हैं, उसका तना ले रहे हैं। अभी तक आपने ये वृक्षों में सुना होगा कि कलम चढ़ा दिया, अब सब्जियों में भी हम जो उसकी जड़ ले रहे हैं और उसके ऊपर आधुनिक जो हमारी किस्में हैं उनके पौधों की कलम चढ़ा रहे हैं, जिससे पैदावार भी बढ़ जा रही है और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी उसी के अनुसार है। ये भी एक नया कार्य विश्वविद्यालय के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम सब लोग भी उसमें भाग ले। ये चिंता ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी जितने बीज, क्योंकि उनमें जो रोग को सहन करने की शक्ति सब कुछ है, वहीं से अब बीज को निकाला जाता है। दूसरा सवाल जो था खाद्य सुरक्षा के बारे में, वो बहुत ही चिंतन का विषय भी है और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि हमने जहाँ से शुरुआत किया था, जमीन, पानी और वातावरण हमारे लिए खुले थे, केवल पैदा करना था। आज चुनौती ये है कि हमें कम संसाधनों में अधिक पैदा करना है और पोषण भी पैदा करना है।
तब केवल खाने की बात थी, आज लोहा भी ज़्यादा होना चाहिए, जिंक भी ज़्यादा होना चाहिए। और उस दिशा में मैं आपको बताऊं कि हर स्तर पर कार्य चल रहा है। और वो कार्य यही है कि पहली तो बात है कि जो भी हम पैदा कर रहे हैं बीज, उनकी रोग सहन करने की क्षमता अच्छी हो, पैदावार भी अच्छी हो, और साथ में जितने भी जमीन की ताकत को बढ़ाने के लिए, चाहे आच्छादन की बात करें, चाहे हम देसी खाद की बात करें, चाहे जो लाभदायक जीवाणु हैं उनको लैब में पैदा करके और वापस जमीन में छोड़ने की बात करें, इन सब से ये बड़े आराम से संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा युवा कृषि की तरफ आकर्षित हो, उसके लिए सवाल मैं जोड़ रहा हूं, जो कैथल के हमारे बड़े प्रभुजन ने सवाल पूछा है कि हमारा जो कृषि की तरफ आकर्षण करने की बात है, वो तभी संभव हो आएगा जब हमारा युवा कृषि की तरफ आएगा। और उसके लिए हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। यानी कि गांव में किसी भी व्यक्ति के पास, नौजवान हो, किसान हो, हमारे शहर में कोई युवा शक्ति हो, वो जो भी उसका आइडिया है वो लेकर मेरे कृषि विश्वविद्यालय में आए। उस आइडिया को बिजनेस में बदलना जो आपने बात की है, वो विश्वविद्यालय का काम है कि हम उसको लैब भी देंगे, हम उसको वैज्ञानिक भी देंगे। कल को उस आइडिया को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, बैंक से जोड़ेंगे, और जब उत्पाद तैयार हो जाएगा उसको व्यापार से भी जोड़ेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने शुरू की है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पूरे प्रांत में 82 उद्यमी अभी तक ऐसे हमारे हैं जो बड़े अच्छे से ये कार्य कर रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि इन दोनों का सवाल भी का जवाब भी हमें मिल जाएगा कि हम पैदा भी करें, गुणवत्ता वाला पैदा करेंगे, और निश्चित रूप से भरपेट अनाज इस पूरे समाज को हम दे पाएंगे। हमारे युवा किसी की तरफ आकर्षित होंगे तो ये कार्य चलता रहेगा। एक सवाल और मेरे से संबंधित मेरे ख्याल नहीं लगता, बस यही सवाल थे, और कुछ छूट गया होगा तो बाद में पूछ। एक रेजिड्यू बर्निंग के बारे में मुझे कहा कि जो हम ये अवशेष हैं इनको हम जला रहे हैं, धरातल पे नहीं जा रहा है। बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, चाहे हम पुरानी कृषि की बात करें चाहे आधुनिक कृषि की बात करें, कभी बेसिक प्रिंसिपल बदलते नहीं है। और एक ही आधार था कि जो हमारे खेत में पैदा हो रहा है, यदि वो उसको अच्छे से रिसाइकल कर पाए, रीयूज कर पाए और दोबारा खेत में पहुंचा पाए तो व्यवस्था यूं की यूं चलती रहेगी। और यदि हमने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की, इसीलिए हम रेजिड्यू को आज के दिन हमने मशीनें निकाली हैं कि किसान थोड़ा सा आराम प्रस्त हुआ है कि वो जमीन पे ही आच्छादन पड़ा रहेगा, वो स्वतः ही गलेगा, खरपतवार को भी रोकेगा, गर्मी में हीट की जो बात है, जो अधिक गर्मी से दाना पिसता है गेहूं का, उसको भी रोकेगा, और सर्दी में जब जमाव देरी से होता है उसको भी जल्दी करेगा। इतने फायदे वहां पे चलते रहेंगे। और जो लाभदायक जीवाणुओं की मैं बात कर रहा हूं, उनको खाने के लिए भी वो भोजन चाहिए। जैसा कि माननीय हमारे वक्ता ने कहा था कि वो जो 4 इंच है ना, वो उन जीवाणुओं का ही भोजन था जो हमें वापस पहुंचाना था, बाकी पशु का था। अब वो पशु वाला हिस्सा कम करके हमने पशु पालने बंद किए या कम किए, तो हमने कहा हमने ऐसी मशीनें बनाई है कि उसको जमीन पे ऐसे ही पड़ा रहेगा और 6 महीने के बाद वो स्वतः ही गल जाएगा। और वो जो हम एक अच्छी गोबर की खाद मिला के डालते थे, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ हिस्सा वहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। इस व्यवस्था पे बड़े अच्छे परिणाम हैं। हमें आशावादी होना पड़ेगा। जब बदलाव होता है वो इतनी जल्दी प्रक्रिया नहीं है, समय लगता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारे शोध बड़े आराम से कहते हैं कि यदि हमारी जमीन का जीवांश 0.6% पहुंच जाता है तो हम उतनी ही पैदावार ले पाते हैं जितने रसायनों के प्रयोग से ले पाते हैं। लेकिन उस जीवांश को वहां तक पहुंचाने में हमें पूरे जितने भी अवशेष हैं, हरी खाद है, उनको वहां पे वापस रिसाइकल करना पड़ेगा। हम इस समस्या को बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विष्णु जी। जी, क्या सवाल था जी? माइक दिया गया था श्रीमान। असम की रेसिपी। हाँ बोलिए। पृथ्वी काला उत्तराखंड से
छोटी जोत, जंगली पशु और बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होना और इसकी जगह क्या कहते हैं विदेशी जड़ी उनका बीड्स का, जंगली घासों का, लेंटाना, कालाबासा, इनका होना किसान के लिए एक समस्या हुई है। बहुत कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पर वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और किसी क्षेत्र से, तो इसका अखिल भारतीय स्तर पर कहीं और भी ये समस्या है। कालाबासा, लेंटाना और ये इन्होंने बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी है, जड़ी बूटी खत्म हो गई है और किसान के लिए इनको हटाना बड़ी समस्या हो गई। वैसी जोतें कम है और तीसरा जंगली पशु। इन तीनों विषयों को जल्दी में बोल रहा हूँ संक्षेप में क्योंकि समय कम है, तो इस पे आप लोगों में से जो भी उचित समझे इसका समाधान दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपसे एक प्रश्न था। हाँ, कि असम की रेसिपीज को भी आपने जी किया है कि नहीं? वो बच्ची कुछ कहना चाहती, बोलिए। अब आप प्रश्न और मत कीजिए, समय समाप्त हो रहा है हमारा, अगला सेशन भी करना है ना। Myself Sheikh Aisha from Hyderabad Central University, PhD scholar. Actually, nowadays poor people are suffering because of lack of food, and landlords are there. They are occupying lack of acres illegally. So, if government takes such a illegal lands under its control, and if government put those lands under the implementation by giving some particular teams. Because of that, as a result, we got farmers can improve agriculture with those lands. ठीक है, थैंक यू। जनाब जवाब दे देंगे। मेरा सवाल बहुत अच्छा है। असम का खाना आपने देखा है, अभी 3-4 दिन सभी लोग खा रहे हैं। आप आज ही आए, अभी खाना नहीं खाया, रात का खाना खा के जाइए। बहुत सिंपल खाना होता है, स्टेपल फूड होता है। हाँ, साथ ही लेके जाइए। और स्पाइसेस का कम इस्तेमाल, तो मैं 2-3 दिन बड़ा प्रभावित हुआ और 3-4 रेसिपीज़ मैंने यहाँ पे नोट कर ली कि जिसको मैं आगे बढ़ा पाऊँ, और आपकी सूचना मैं ध्यान में रखता हूँ। पर क्या होता है कि ये जब बनता है, इस टाइप का जब आयोजन होता है तो बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि वो कढ़ाई उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होती है। और नागपुर से जब मैं दिल्ली ये कढ़ाई ले गया तो 30,000 रुपये खर्चा आया था। अब नागपुर से जब यहाँ पर मैं गया हूँ तो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा। और असम का जो आपका खाना है उसमें क्वांटिटी में कितना खाना कौन सा बन सकता है, व्यंजन जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। और असम का एक व्यंजन जागतिक स्तर पर पहुँचेगा। थैंक यू। ये प्रश्न भोजन करते समय पानी पीने से संबंधित था, और ये कहा जाता है कि भोजन करने से आधा घंटा पहले जी भर करके पानी पी लीजिए, लेकिन उसके बाद मत पीजिए। भोजन जब कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही आवश्यक होने पर ही जो है पानी बीच में पिए, 1 घूंट, और आखिर में तो पीना ही नहीं है। कहा है कि भोजनांते विषम वारी तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, कि भोजन के अंत में पानी पीना तो जो है जहर के समान है, और जो है छाछ जो है वो तो जो है इंद्र को भी नहीं मिलती, आप छाछ पीजिए। तो ये है हमारे भोजन का एक जो है पक्ष, जो कि पानी पीने से संबंधित है। क्योंकि हम जब पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उससे हमारे शरीर की ज़्यादा ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगती है, जो कि बहुत माइल्ड हो चुका होता है, ऊर्जा का दुरुपयोग है। तो कम से कम भोजन करने के बाद 100 कदम तो पैदल चलना ही चाहिए, और उसके बाद आधा घंटा से पहले पानी ना पिए। धन्यवाद। धन्यवाद। 90 मिनट का ये जो 90 मिनट का ये सत्र थोड़ा सा लंबा चला, और जो सीमित समय में विमर्श हम जब हम करते हैं तो विषय पूरी तरह से ना तो निकल पाते हैं, ना ही इनके समाधान निकल पाते हैं। परंतु एक लाभ जरूर होता है। लाभ ये होता है कि हमारी
सोचने के लिए एक दिशा और दशा प्राप्त होती है। आज भी खाद्य और कृषि के विषय में हमारी जो परंपराएं हैं उनका और आधुनिकता का जो एक मेल बना करके एक नई संरचना हो रही है, उसके विषय में प्रोफेसर कंबोज ने, जो कि एक वैज्ञानिक हैं और एक प्रशासक भी हैं, उन्होंने अपना ज्ञान हमसे सहभागिता की है। और विष्णु जी जो कि एक परफॉर्मर हैं, जिन्होंने एक अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके और भारत की एक पहचान उस क्षेत्र में भी उसको बनाने का प्रयास किया है। और अपने जो चिंतक हैं, जो शास्त्रों को पढ़कर और उसको आधुनिक रूप में प्रस्तुत करके ते हैं, ऐसे थपलियाल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस सत्र में आए और आपने, कुछ लोगों ने प्रश्न किए, उनका भी धन्यवाद। जिनके मन में प्रश्न थे वो अभी कार्यक्रम के बाद में आप अपने वक्ताओं के साथ बातचीत करके अपने प्रश्नों की जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। परंतु एक बात मुझे स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि इस विषय में हम सब के मन में कुछ ना कुछ मनन के लिए, सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये सत्र जो है वो सफल हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।